स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बातचीत करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। पिछले क्लास में भी हमने उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की थी। इसी क्लास में हम उच्च न्यायालय के बारे में और चर्चा करेंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, पद से हटाना, त्याग पत्र के बारे में जानकारी देता है। लेकिन नियुक्ति व कार्यकाल को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे त्याग पत्र व पद से हटाने की विधि के बारे में। सबसे पहले बात यह कि उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। साथियों, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को देकर अपने पद से वो मुक्त हो सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं या संबोधित करते हुए देते हैं, तो उस पद का नाम है राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी नहीं दे और उसको पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, किस विधि के माध्यम से हटाया जाएगा, पूरी की पूरी हम एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे त्याग पत्र। पहले अनुच्छेद लिख लेते हैं। अनुच्छेद है हमारा 217 और 217 अनुच्छेद यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाना, पद से हटाना, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, पढ़ेंगे कि इसको कैसे पद से हटाया जाता है, किसको त्यागपत्र देता है। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं त्यागपत्र के बारे में। कौन सा पत्र? त्यागपत्र। और आपको पता है कि इतना बड़ा अगर न्यायाधीश है तो वो और कोई पत्र नहीं देगा, त्यागपत्र ही देगा। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अब हम इसको विस्तार से लिख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। कहानी समझ में आ गई कि मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य कोई न्यायाधीश हो तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, तो वो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपने पद से वो मुक्त हो सकता है। अब हम साथियों बात करेंगे उसको पद से कैसे हटाया जाता है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो त्याग पत्र भी नहीं देते हैं और उनको पद से भी हटाना है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको अपने कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। साथियों, अगर कोई न्यायाधीश है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया है, वो विधि है, वो एक है। इसलिए आपको इस कहानी को अगर ध्यान से पढ़ लिया और सुन लिया तो उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाएंगे। तो यही बातें पढ़ेंगे जो उच्च न्यायालय में पढ़ रहे हैं। अब हम बातचीत करते हैं कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है। बात है ऐसी कि इनको पद से हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का करना पड़ता है, कुछ नियम और कानून को बनाना पड़ता है, तब वो पद से उनको हटाया जा सकता है। अगर आपको पूछ ले कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है, किस आधार पर हटाया जाता है, तो आधार है साबित कदाचार या अक्षमता।
साबित कदाचार या अक्षमता, क्या इसके अलावा भी कोई आधार है? क्या इसके अलावा भी कोई आधार का निर्माण किया जा सकता है? अगर इसके अलावा कोई आधार का निर्माण करना है तो कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है? अगर आपको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो इसके लिए संसद कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। क्या कभी संसद ने कानून और नियम बनाए? तो बनाए। कौन से बनाए? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का बनाया था। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में एक विधि और कानून का निर्माण किया गया और इसके माध्यम से यह तय किया गया कि न्यायाधीश को अक्षमता व साबित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, हटा देंगे। आपको अगर न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे प्रस्ताव लाया जाता है, किस सदन में लाया जाता है, कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जैसे कोई न्यायाधीश है, उसको हटाने के लिए उस पर साबित कदाचार या अक्षमता का कोई आरोप लगा है। ये दोनों आरोप होना जरूरी नहीं है, इनमें से साबित कदाचार या अक्षमता का होना जरूरी है, इन दोनों में से एक का। उस पर एक न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश का नाम है ए। उस न्यायाधीश में दो चीजों में से एक पाया, मतलब अक्षमता या साबित कदाचार, इन दोनों में से इनमें एक अवगुण पाया जाता है, या तो ये साबित कदाचार है या अक्षमता है। न्यायाधीश का नाम क्या है? ए नायब। क्या कभी ऐसे जांच अधिनियम बने? तो हमने कहा 1968 में एक अधिनियम बना था, न्यायाधीश जांच अधिनियम। हुआ ऐसे अधिनियम में यह पारित हुआ कि अक्षमता व साबित कदाचार के आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब आप ये प्रस्ताव कहाँ लेके आओगे? तो प्रस्ताव लेकर आओगे आप संसद के किसी सदन में। अब आपको पता है संसद में दो सदन है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। आप दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्ताव ला सकते हो इसको हटाने के लिए। अगर आप लोकसभा में लेके आओगे तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? अगर आप राज्यसभा में लेके आते हो तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? अब हमने एक को हटाने के लिए प्रस्ताव को लेके आए लोकसभा में लेके आए तो हमें कम से कम 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और अगर अपन प्रस्ताव लेके आते हैं राज्यसभा में तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अब होता ऐसे, पहले हम लोकसभा में लेके आते हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों के लिए सहमति आवश्यक है और राज्यसभा में 50 सदस्यों के लिए सहमति आवश्यक है। कोई भी एक सदन में प्रस्ताव लाया गया, लाने के बाद में जिस सदन का वो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष इस प्रस्ताव को पढ़ता है, देखता है कि क्या किस न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव को संबंधित अध्यक्ष जांच करता है। क्या करता है? संबंधित अध्यक्ष के पास में यह प्रस्ताव आता है, अध्यक्ष, चाहे वह लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति। अध्यक्ष के दो काम है। एक काम यह है कि जांच करना। किसकी जांच करना? कोविड की जांच नहीं करना है, जांच करना है कि ये जो प्रस्ताव लेके हैं ये प्रस्ताव सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। और अगर सही है, उसको लग रहा है कि सही हो सकता है, तो वो एक समिति का गठन करेगा। क्या करेगा? एक समिति का गठन करेगा और उस समिति में 3 लोगों का होना आवश्यक है। अब हमने कहा पहली चीज ये जांच करना कि प्रस्ताव सही है या नहीं, और संबंधित अध्यक्ष दूसरा काम यह करता है, एक समिति का गठन करता है। समिति का गठन, इस समिति में 3 लोगों का होना आवश्यक है। कौन? उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसके अलावा कोई भी उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। इसको हम पूरी लिखेंगे थ्योरी के माध्यम से। एक बार मैं आपको बातें बता रहा हूं। इसके अलावा एक होता है
विधि विशेषज्ञ, कानून का जानकार, ये 3 लोग इस समिति में होते हैं। मैं यहाँ तक एक बार अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ, कुछ ये कठिन है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई तो आप उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ जो ये प्रस्ताव लाया जाता है, इसकी कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। मैं ये कहता हूँ, ए नाम का एक न्यायाधीश है, उसके पास उस पर अक्षमता व साबित कदाचार का आरोप है, और साबित कदाचार अक्षमता का जो आपने बनाया है 1968 में एक न्यायाधीश जांच अधिनियम के माध्यम से, कि इसके आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने के लिए आपको संसद के पास में आना पड़ेगा। संसद के किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है तो 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और राज्यसभा में रखा जाता है तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और संबंधित अध्यक्ष या तो लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, वो क्या करता है, 2 काम करता है। जांच करना कि प्रस्ताव सही है नहीं, और दूसरा अगर सही लग रहा है तो एक समिति का गठन करना, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ होता है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब यह है कि संबंधित अध्यक्ष को यह लग रहा है कि प्रस्ताव में कोई दम नहीं है, प्रस्ताव झूठा है, प्रस्ताव किसी कारण से आया है, तो वो इस प्रस्ताव को यहीं खारिज कर सकता है, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर उसको लगता है कि यार प्रस्ताव में दम है, तो वो एक समिति का गठन करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक विधि का विशेषज्ञ होता है। अब ये उस समिति ने उसका गठन कर दिया। समिति क्या करती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। समिति क्या क्या कर सकती है और समिति क्या करती है, इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। समिति के पास में जब यह समिति का गठन होता है तो समिति क्या करती है, समिति रिपोर्ट तैयार करती है, और रिपोर्ट जिस सदन में यह प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को उस सदन के अध्यक्ष के पास में, सदन के अध्यक्ष को सौंपती है। समिति ने, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना के जिस सदन में यह प्रस्ताव आया है, उस सदन की ये क्या करता है, कमेटी रिपोर्ट सौंपती है। अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्ष जिस न्यायाधीश पर यह अक्षमता या साबित कदाचार का आरोप लगा है, उस न्यायाधीश को चर्चा होने से पहले, इस रिपोर्ट पर चर्चा होने से पहले 14 दिन पहले सूचना दे देता है, और सूचना में यह कहता है कि इस दिन सदन में आपके प्रस्ताव पर चर्चा होगी, आप अपना पक्ष रख सकते हो, आप स्वयं उपस्थित हो सकते हो। माना कि वो न्यायाधीश स्वयं आ गया, स्वयं आके जब वो चर्चा होती है तो अपना पक्ष रखता है, अपने बारे में बचाव के पक्ष रखता है, लेकिन सदन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा आगे, तो क्या हुआ कि जो सदन, जिस सदन में आया है प्रस्ताव, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थिति व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन में भेज देती है। आपको ये बातें अभी लिखनी नहीं है, मैं एक एक बातें लिखूंगा। दूसरे सदन में यह प्रस्ताव चला जाता है। दूसरे सदन में क्या होता है कि इस प्रस्ताव की चर्चा होती है, अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित हुए मतदान करने के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे देता है तो न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाता है। साथियों, कहानी कुछ ऐसी है, आपको शायद समझ में आई या नहीं आई है। अगर नहीं आई तो मैं एक एक बिंदु यहाँ लिखूंगा, आप भी नोट करें और साथ साथ में लिखते जाएं, हो सकता है आपको ये कहानी समझ में आ जाए। अब ये अगर प्रस्ताव पहले सदन में लेके आए, अगर प्रस्ताव यहाँ 2/3 बहुमत से पास नहीं होता है तो यही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, अगर सदन में जो न्यायाधीश उपस्थित होता है, उस न्यायाधीश अपने पक्ष में जो बचाव रखता है, उस बचाव से सदन के सदस्य अगर सहमत हो तो वो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है। अगर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। एक सदन में अगर प्रस्ताव पारित हो गया, दूसरे सदन में अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वो न्यायाधीश पद से नहीं हटेगा,
उस न्यायाधीश के खिलाफ जो प्रस्ताव लेके आया वो असफल माना जाता है। अब हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो और अनुच्छेद है, तत्व है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, वर्तमान समय में महामारी चल रही है। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप इस महामारी से दूर हैं, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और मैं आपसे, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एक शेर है, किसी बच्चे ने भेजा है और उसने ये कहा है कि आप क्लास में इसको पढ़ के सुनाइए। वो शेर ऐसा है, एक शायरी है, लौट आएगी खुशियाँ, लौट आएगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, लौट आएगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहो मेरे मित्रों, संभल कर रहो मेरे मित्रों, इम्तिहान का दौर है, इसलिए आप संभल के रहें। और ये अभी जो समय चल रहा है वो इम्तिहान का दौर है, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम बातें कर लेते हैं, और बातों में ये है, हम ये चर्चा कर रहे हैं कैसे पद से हटाया जाता है। पूरी की पूरी कहानी हम यहाँ लिख लेते हैं। पद से हटाना, मैं जैसे जैसे लिखूं वैसे वैसे आप भी साथ साथ में लिखते रहिए। पद से हटाना, पद से हटाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास में अक्षमता या साबित कदाचार होना चाहिए। अक्षमता या साबित कदाचार का आरोप होना चाहिए, कदाचार का आरोप। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आए कि सर ये नियम और कानून कौन बनाता है, तो ये जो नियम और कानून है उसका निर्माण संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, न्यायाधीश को हटाने की, न्यायाधीश को हटाने के न्यायाधीश को हटाने के नियम व कानून का निर्माण, नियम व कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, संसद के द्वारा किया जाता है। क्या कभी संसद ने ऐसे नियम और कानून का निर्माण किया है? तो हमने पीछे पढ़ा, किया है। क्या किया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का निर्माण किया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का निर्माण किया है। और 1968 के जांच अधिनियम नियम है, अधिनियम का, इसमें यह क्या अक्षमता व साबित कदाचार के आधार पर यह उन्होंने कहा है। अब हम इसके बाद में बातचीत करते हैं कि प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। तो प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो हम यह लिख देते हैं, प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जाता है। आपने कहा कि सर अगर लोकसभा में लेके आए तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
और आपने कहा लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, तो राज्यसभा में कितनी है? तो हम ये लिख देते हैं ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 50 की। और अगर लोकसभा में लिया जाता है तो 100 की। एक बार इनको मिटाने से पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। पद से हटाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 217 में उल्लेख मिलता है, अक्षमता या साबित कदाचार के आधार पर हटाते हैं। हटाने के जो नियम और कानून का निर्माण है वो संसद के जिसमें मैं ये करूँ, ये महत्वपूर्ण है, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया गया था, यह 1968 में बना था। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अब हम बातचीत करते हैं आगे की, कि जैसे किसी भी इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया है तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी। तो हमने पढ़ा कि प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाता है वो सदन का संबंधित जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो क्या क्या करता है, कैसे इस प्रस्ताव को पढ़ता है और इस पर निर्णय लेता है। तो हम पढ़ दें, ये प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाता है उस सदन के अध्यक्ष के कुछ कार्य हैं। उसके क्या कार्य हैं? वो पहले तो ये देखता है कि ये प्रस्ताव सही है या नहीं है। दूसरा, अगर ये प्रस्ताव उसको लगे कि प्रस्ताव सही लग रहा है तो एक समिति का गठन कर सकता है। तो हम कुछ बातें यहाँ लिख देते हैं। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन का अध्यक्ष दो कार्य करता है। कौन कौन से दो कार्य करता है? एक तो ये करता है कि ये वो देखता है कि प्रस्ताव सही है या नहीं है, या प्रस्ताव सही लग रहा है या नहीं है। इसके अलावा भी कोई कार्य करता है। पहले हम ये लिख देते हैं, जांच करना कि प्रस्ताव सही है या नहीं। तो इसके पहला कार्य है, ए नंबर पे लिख देते हैं, जांच करना कि प्रस्ताव सही है या नहीं। अगर प्रस्ताव उसको सही नहीं लग रहा है तो वो इस प्रस्ताव को यहीं समाप्त कर सकता है। और अगर सही लगा तो 2 नंबर कार्य है कि एक समिति का गठन करना, और अगर समिति में गठन कर दिया तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें एक इनके बारे में लिख लेते हैं, इसमें शामिल कौन कौन होंगे। इसमें शामिल होंगे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। नंबर 2 पे बात करें तो किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नंबर 3 पे हमने पढ़ा था विधि का विशेषज्ञ। कोई भी विधि विशेषज्ञ हो वो क्या करता है, इस कमेटी में शामिल होता है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के अध्यक्ष के 2 कार्य हैं। पहला कार्य जांच करना कि प्रस्ताव सही है या नहीं, और दूसरा काम करना एक समिति का गठन करना। उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उस समिति में 3 लोग शामिल होते हैं। एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, एक
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश हो, कोई भी उच्च न्यायालय हो उसका मुख्य न्यायाधीश, और एक होता है विधि का विशेषज्ञ। विधि का विशेषज्ञ भी इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है। अब हम यह करते हैं कि क्या होता है, समिति का गठन कर दिया। अब इस समिति के क्या कार्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समिति के कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बातें पढ़ेंगे। समिति का गठन कर दिया। अब समिति क्या करेगी? समिति एक रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उससे सदन के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देना। कौन सी रिपोर्ट देना? कोविड की रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट? कि उसके जो अक्षमता व साबित कदाचार के आधार पर आरोप लगा हुआ है। अब क्या करेगा? अगर उसको लगा कि रिपोर्ट में वो आदमी सही पाया गया है तो वो क्या करेगा? एक दिन सदन में एक दिन तय करेगा संबंधित अध्यक्ष कि इस दिन सदन में इस रिपोर्ट पर चर्चा करवाई जाएगी, इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाया जाएगा। उससे 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना देनी होती है, और संबंधित न्यायाधीश अपना पक्ष रखने के लिए आ सकता है सदन में। तो हम यह लिख देते हैं, प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को सूचित करना होता है, और सूचना कर दी तो न्यायाधीश स्वयं सदन में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हो सकता है। कोई बात नहीं, और अपना वो पक्ष देता है। अगर न्यायाधीश के पक्ष से सदन संतुष्ट नहीं है तो आगे क्या करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको कहा कि संबंधित अध्यक्ष को यह रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट में संबंधित जो अध्यक्ष होता है वो 14 दिन पूर्व क्या कर देता है, उस न्यायाधीश को सूचना कर देता है कि भाई उस दिन है ना सदन में चर्चा होगी आपके प्रस्ताव पर, आप अपने पक्ष में रख सकते हो, अपना विचार रख सकते हो, आप सदन में आ सकते हो। अगर न्यायाधीश सदन में आता है, अपने पक्ष में विचार रखता है, लेकिन उसके विचारों से सदन सहमत नहीं है, तो आगे क्या प्रक्रिया होती है? अगर सहमत हो गया सदन तो वो वहां से वापिस चला जाता है, उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है। अगर सहमत नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? हमने यहाँ कहा है संतुष्ट नहीं हो तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। और अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ तो यह यही समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो सदन के कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का
2/3 बहुमत से प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है। होता है ऐसे कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव कहाँ जाता है? दूसरे सदन में। अगर ये प्रस्ताव यहाँ पारित नहीं होता है तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे सदन क्या कर सकता है? दूसरा सदन इस प्रस्ताव से अगर सहमत नहीं है, प्रस्ताव समाप्त, और अगर सहमत है तो उसको उपस्थित सदस्य अपने कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। अगर यहाँ कुल सदस्यों का बहुमत तो मिल जाए लेकिन उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत नहीं मिलता है, प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। साथियों, थोड़ी टेढ़ी खीर तो जरूर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा का पूरा समझ में आए। तो हमने ये कहा दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाएगा। और अगर दूसरा सदन क्या करता है, या दूसरा सदन अपने कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाता है। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि पहला सदन अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरा सदन भी या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है, या उसको स्वीकार करता है तो उसको भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे दें तो तो न्यायाधीश का जो पद है वो रिक्त माना जाता है। ये कहानी है जो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब हम बातचीत करेंगे आगे के बिंदुओं पर। आगे का बिंदु है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम बात करेंगे प्रावधान के बारे में, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो छोटा मोटा कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक बटन दाबने में हमारा भला हो सकता है, आपका भला हो सकता है। धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। हम बातचीत कर रहे हैं अगले अनुच्छेद, और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 219।
219 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो मैं ये कहूंगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 में एक प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ का। अब आपको मैं प्रश्न पूछूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका उत्तर आएगा राज्यपाल। अगर राज्यपाल कहें तो ये आधा अधूरा उत्तर माना जाता है। इसका पूरा उत्तर है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम करता है। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कहीं किया गया है? तो आपको पता है शपथ का प्रावधान के बाद आई अनुसूची 3। अनुसूची 3 में शपथ के प्रावधानों का उल्लेख करता है। इसके अलावा वो किसकी शपथ लेते हैं? वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 219। और 219 में क्या लिखा हुआ है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किया है तो दिलाता कौन है? तो हम यहाँ लिख देते हैं राज्यपाल। हमें यहाँ या लिखना पड़ेगा, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। कोई बात नहीं, दिलाता है तो किसकी शपथ दिलाता है? तो वो दिलाते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की। शपथ के प्रावधान कहाँ क्या है? अनुसूची 3 में। ये शपथ की पूरी कहानी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में किया गया है, उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल ये जो शपथ दिलाते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की दिलाते हैं, अनुसूची 3 के अंतर्गत दिलाते हैं। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 की। अगला अनुच्छेद है भारतीय संविधान, उसमें बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है 220। 220 में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, किस चीज़ का प्रावधान मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम प्रावधान की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर रोक लगाई गई है। कौन सी विधि व्यवसाय? कि अगर कोई न्यायाधीश है और उसने सेवानिवृत्ति हासिल कर ली है या वो सेवानिवृत्त हो गया है तो फिर वो क्या अपने इस विधि व्यवसाय को जारी रखेगा? तो साथियों इसमें लिखा गया है अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और वो अगर रिटायरमेंट हो गया है तो उसके बाद में वो जिन जिन न्यायालयों में काम किया है तो वहाँ वो अपने विधि व्यवसाय के रूप में काम नहीं कर सकता। अगर कोई न्यायाधीश है जयपुर में, उसने जोधपुर उच्च न्यायालय में काम किया है और बाद में वो उसने रिटायरमेंट ले लिया है, जब वो उसकी आयु 62 वर्ष की हुई है तो उसके बाद में वो कभी भी जोधपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी है वो अगर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है और उसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में काम किया है, कभी उसने जोधपुर उच्च न्यायालय में काम नहीं किया है, तो वहाँ के अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद में जोधपुर उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे सकता है। अब हम बातचीत करेंगे, इसके पहले इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, आगे के अनुच्छेद के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम यहाँ अनुच्छेद 220 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 220 क्या कहता है? तो ये कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर रोक लगाता है। क्या लगाता है? रोक। क्या लगाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं करेगा, अधिवक्ता के रूप में काम नहीं करेगा जहां उसने अपनी सेवा दी है, जहां उसने अपनी सेवाएं दी है। तो हम अनुच्छेद 220 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर रोक लगाता है। यह कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं करेगा जहां अपनी क्या दी है? सेवा दी है। अब हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 के बारे में अध्ययन किया। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधि व्यवसाय पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, तो वो अनुच्छेद है 220। अब हम इसके बाद में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अगले अनुच्छेद जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो उस अनुच्छेद का नाम है 220। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के जो वेतन भत्तों का जो उल्लेख किया गया वो मिलता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो उसमें आपका उत्तर होना चाहिए संसद। याद रहे, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? संसद होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूं, आपसे प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। ये दोनों प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया गया, आप इसको स्टार लगाकर नोट कीजिए। मैं ऐसे कह रहा हूं वेतन एवं भत्तों के बारे में, कोई बात नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कौन देता है, तो वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका वेतन वह भत्ता राज्य की संचित निधि पर पारित है। मैं वेतन व भत्तों के बारे में बातचीत कर रहा हूं, न कि मैं पेंशन के बारे में बातचीत कर रहा हूं। मैंने आपको कहा कि वेतन एवं भत्ते कहाँ किसके द्वारा? राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं। तो हमने ये कहा कि वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं, लेकिन पेंशन की बात आए तो वो भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। इसके पीछे कारण यह है, कोई ऐसा एक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश है, वो आगे चलकर वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गया, लेकिन उसका जो पेंशन है वो राज्य सरकार क्यों भुगतान करेगी? क्योंकि अब तो वो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो होता ऐसा है कि उसको वेतन व भत्ते तो संबंधित राज्य सरकार देती है और पेंशन का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार देती है। अब हम बातचीत करेंगे, क्या कभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कभी वेतन व भत्तों में कटौती की जाती है? जैसे अभी कोविड-19 के कारण हमारे कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों का 5-5 दिन का, कभी 2-2 दिन का, कभी 1-1 दिन का वेतन काटा है और भी आगे काटने की संभावना है। क्या कभी इनका भी वेतन काटा जाता है? तो आपको याद रखना है कि वित्तीय आपात की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन काटा जा सकता है। और वित्तीय अगर आपात नहीं लगा हो 360 के अनुच्छेद के अलावा, तो कभी भी इसमें वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथियों, मैंने ये वेतन भत्तों के बारे में आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ रहे हैं। एक एक प्रश्न के बारे में
आपको अलग से लिखना है, नोट करना है, व्याख्या सहित आपको हल करना है। तो हम कुछ चर्चा कर लेते हैं वेतन भत्तों के बारे में। और वेतन व भत्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वहाँ किया गया अनुच्छेद 221 में। आपको पूछ लिया अनुच्छेद 221 क्या कहता है, तो यह कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। अब हम ये कहते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारण किया जाता है। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ता कौन निर्धारित करता है, संसद करता है। अब इसके अलावा हम यहाँ लिख लेते हैं कि वेतन व भत्ता देता कौन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर बारित होता है। कौन देता है वेतन भत्ते राज्य सरकार देती है। अब हम यहाँ लिख देते हैं न्यायाधीशों की पेंशन भारत सरकार की संचित निधि पर बारित होती है। भारत सरकार की संचित निधि पर बारित होती है। हमने ये पढ़ा कि इनको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 के बारे में पढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, संसद इसको स्टार लगा के लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य सरकार की संचित निधि भारत है, इसको स्टार लगा के लिखिए। और न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होती है, इसको भी स्टार लगा के लिखिए। इसके अलावा हमने चर्चा की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कभी वेतन व भत्ता काटा जाता है या कम किया जा सकता है क्या, तो इसके पीछे एक ही शर्त है, और वो शर्त कौन सी है कि अगर वित्तीय आपात जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, अगर वो लगा हो तो काटा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वित्तीय आपात की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते में हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है। आप पूछ लें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में हानिकारक परिवर्तन किया जा सकता है क्या, तो किया जा सकता है। और उसके पीछे शर्त क्या है, तो शर्त यह है कि वित्तीय आपात की स्थिति होनी चाहिए, वित्तीय आपात लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपको पूछ ले वित्तीय आपात का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में कल चर्चा की थी लेकिन कुछ बातें अधूरी रह गई थी, उसके बारे में चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। चर्चा ऐसी है, कल हमने पढ़ा था अनुच्छेद 217 में, और अनुच्छेद 217 में एक बात पढ़ी थी, आपको याद है अनुच्छेद 217 में हमने
एक बात पढ़ी थी नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति के बारे में हमने ये कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उस समय कुछ लोगों से सलाह ली जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भी कुछ लोगों से सलाह ली जाती है। उसमें कल एक दो बिंदुओं को हमने चर्चा नहीं की थी, अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक दो बच्चों ने स्पेशल फ़ोन करके कहा कि आपने ये बातें नहीं बताई, तो मैं आपको पुनः आज इसके बारे में चर्चा करता हूँ। नियुक्ति के बारे में अगर बातचीत करें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पहले मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। अगर आए कि उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह अलग अलग लोगों से ली जाती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति किन किन लोगों से सलाह लेता है? पहली बात करें तो राष्ट्रपति सलाह लेता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। प्रश्न ऐसा है कि अगर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो सलाह किससे लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है, से विचार विमर्श करता है। मैंने बीच में इतनी जगह छोड़ी, इसके पीछे कारण यह है और इस कारण को मैंने कल नहीं बताया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। दो लोगों से सलाह ली जाती है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो और संबंधित राज्य का राज्यपाल हो। लेकिन इसके साथ में दो वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं भाई, दो अपने यहां लिख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, प्लस में दो लोगों से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनसे भी सलाह लेता है, यानी 1+2। ये बात हुई। और दूसरी बात हुई संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे ही एग्जाम में आया था, इसलिए मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि आपका भी ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं हो। जो मैं कोशिश तो ये करता हूं कि मैं आपको सही व सटीक पढ़ाऊं। मैं ये कह रहा हूं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सलाह ली जाती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और साथ में दो वरिष्ठतम न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब आपका प्रश्न ये है, ये तो आपने मुख्य न्यायाधीश के बारे में बता दिया, आपने अन्य न्यायाधीशों के बारे में नहीं बताया। तो साथियों यही प्रक्रिया है आगे कि अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? तो अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है, वो करता है, अपन यहाँ लिख लेते हैं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से पति के द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सलाह किन किन से लेते हैं? तो हम यह कह देते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिस न्यायालय में इसकी नियुक्ति हो रही तो उस न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो तो उच्चतम का था, ये उच्च का हो गया न्यायाधीश, और
संबंधित राज्य के राज्यपाल। मैं ये कह रहा हूँ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अगर नियुक्ति करता है, किन से वो सलाह लेता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। यहाँ वो जो अन्य जो न्यायाधीश थे उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन लोगों से सलाह लेकर क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय में, या ऐसे पूछ ले कि राष्ट्र इनका प्रावधान कहाँ किया है, तो अनुच्छेद 217 में। जो मैं एक महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, आप भी इनको लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 217 में किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किन से सलाह से करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से। प्रश्न ऐसे आया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाता है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 217 में मिलता है। अब आपसे ये पूछा जाए वो किन की शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अगर पूछे वेतन व भत्तों का उल्लेख कहाँ किया है? तो अनुच्छेद 221 में किया गया है। अगर पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विधि व्यवसाय पर रोक लगाई गई है, कहाँ लगाई गई है? 220 में लगाई गई है। और लगाया गया कि जिस न्यायालय में उसने काम किया है, जिस उच्च न्यायालय में उसने काम किया है, वहाँ पर वो आगे चलकर किसी भी प्रकार से उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकता है। अगर पूछे कि शपथ का प्रावधान 219 में किया गया, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। शपथ किसकी दिलाते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की दिलाते हैं। किस अनुसूची में के तहत दिलाते हैं? अनुसूची 3 के तहत दिलाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो त्याग पत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को, जिसके बारे में उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। अगर पूछे कि अगर उस त्याग पत्र नहीं देता है, अगर उसको पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाता है? तो पद से हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका हमने अभी उल्लेख किया है। पद से हटाने के जो नियम संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, कितने सदस्यों की आवश्यकता है? 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सदन का अध्यक्ष को क्या अधिकार है? तो सदन का अध्यक्ष दे सकता है प्रस्ताव सही है या गलत है। सदन का अध्यक्ष एक कमेटी का गठन भी कर सकता है और उस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक विधि का विशेषज्ञ होता है। एक सदन में प्रस्ताव किस विधि से पास किया जाता है? तो सदन अपने कुल सदस्यों संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है, दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन क्या करता है? तो दूसरा सदन क्या करता है? वही प्रक्रिया वापस करता है। या तो प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते तो प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है, या फिर अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे देता है तो पद क्या माना जाता है? रिक्त माना जाता है। ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मैंने आपके सामने रखे, आप अलग से इनको नोट किए, एक एक प्रश्न का हल निकालें, उत्तर निकालो। आपका प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं गारंटी इस बात की नहीं लेता हूँ। आपकी पढ़ाई पर निर्भर है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी के सहयोग व आशीर्वाद से कक्षा संचालित हो रही है। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हो तो आपको प्रतिदिन आपको 10 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। जो मैं क्लास में जो पढ़ाता हूं उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाएगा। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपके पास में 10
अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से या तो परीक्षा में आया हुआ हो या परीक्षा में आने की संभावना हो, इन प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ग्रुप के माध्यम से आपको हर एक अपने प्रश्न का संतुष्टिप्रद जवाब देने की भी हम कोशिश करेंगे। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू, जय हिंद। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बिशन चारण।